हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छे से चल रही होगी और इसी तैयारी को सप्लीमेंट करने के लिए हम आपके लिए अभ्यास सीरीज़ कंटिन्यूसली यूट्यूब पे फ्रीली रन कर रहे हैं। आज हम अकाउंटेंसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर को डिस्कस करेंगे थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड टुडे इज गोइंग टू बी द पार्ट थर्ड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर। अगर आपने पहले की 2 वीडियोज़ नहीं भी देखी हैं तो भी कोई बात नहीं है। अगर आप आज के क्वेश्चन एमसीक्यू को लगाएंगे और उसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, इनकम स्टेटमेंट या फिर जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं एंड बैलेंस शीट की चीज़ें। ठीक है, और जो क्लास होगी उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दी जाएगी, वहाँ से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन सॉल्यूशंस विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, विच इज़ What is the formula to calculate the cost of goods sold? अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि सबसे पहले हम ट्रेडिंग एंड पीएल बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, जो भी फैक्ट्री या ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं और जो इनकम्स हैं उनको हम लिखते हैं, और जो बचे हुए एक्सपेंसेस और इनकम्स होती हैं वो पीएल में जाती हैं। दोनों को कंबाइन कर दोगे तो क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। तो ट्रेडिंग का ये डेबिट साइड हो गया, ट्रेडिंग का ये क्रेडिट साइड हो गया। ट्रेडिंग के डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस रहेंगे, जैसे कि परचेजेस जो इस साल आपने किए हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल का क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक रहेगा या ओपनिंग इन्वेंट्री रहेगा, उसको भी आप ऐड करते हो। इसके साथ साथ जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जैसे कि वेजेस वगैरह जो हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, वो लिखोगे। क्रेडिट साइड में क्या रहेगा, सेल्स रहेगा सिंपली। ठीक है, और सेल्स रिटर्न है तो माइनस कर दोगे सेल्स से, परचेज रिटर्न है तो परचेज से माइनस कर दोगे। सेल्स के साथ साथ यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी रहता है। ये आपका ट्रेडिंग का फॉर्मेट हो गया। तो जब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, तो इसका मतलब है ये जो सेल्स दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, इस सेल्स को करते समय या फिर इस सेल्स को करने के लिए गुड्स को बनाते समय आपका कितना खर्चा हुआ है उसकी बात कर रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। तो यहाँ पे जो परचेजेस लिखा हुआ है प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री लिखा हुआ है, ये आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। और क्या आएगा, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस था, वेजेस वगैरह, वो भी आएगा। साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक को आप माइनस कर दोगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप माइनस कर दोगे क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे क्रेडिट साइड में है ना, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट नहीं है, ये माइनस होगा, ये क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें क्या मिलके बनाएंगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब है जब सेल से COGS आप माइनस करते हो तो आपको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ये वाला क्रेडिट साइड वाला माइनस डेबिट साइड वाला क्या देगा आपको, ग्रॉस प्रॉफिट। पूरा लॉजिक समझ में आ गया। तो क्वेश्चन सिंपल है, कह रहा है आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बताना है। ऑप्शन देखते हैं क्या करके। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस मेड ड्यूरिंग द पीरियड, यहाँ तक सही है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये तो बिल्कुल सही है। पहला ही ऑप्शन नहीं, पहला ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि यहाँ प्लस लिखा हुआ है। देखो मैं पेन एक्टिवेट करता हूँ, ये देखो प्लस लिखा हुआ है, ये गलत है ऑप्शन। मैंने आपको बताया था ना माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री होना चाहिए, ये साइड है क्रेडिट साइड में, पहला ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस परचेजेस, नहीं गलत है। परचेजेस भी और ओपनिंग इन्वेंट्री भी दोनों ही एक्सपेंसेस हैं, दोनों प्लस होंगे। सी ऑप्शन ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, यहाँ तक ठीक है। माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस गलत हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस भी प्लस होंगे क्योंकि ये भी डेबिट साइड का आइटम है। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, और इसको बार बार रिवाइज करना। ठीक है, चलो ये देखो यहाँ पे फॉर्मेट बना हुआ है जो मैंने आपको भी बताया था। यहाँ डेबिट पे एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, यहाँ रेवेन्यू लिखा हुआ है, देखो यहाँ सेल्स लिखा हुआ है ना, यहाँ ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, यहाँ परचेजेस लिखा हुआ है, वेजेस लिखा हुआ है, और भी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जैसे कैरेज इनवर्ड्स। क्या होता है कैरेज इनवर्ड्स, सामान जो आप मंगा रहे हो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इसको हम फ्रेट इनवर्ड्स, फ्रेट जनरली यूज़ करते हैं जब हम शिप वगैरह के थ्रू मंगाते हैं सामान, तो फ्रेट यूज़ करते हैं टेक्निकल वर्ड में। अदरवाइज रोड ट्रांसपोर्ट में हम कैरेज यूज़ कर लेते हैं, ये डिफरेंस है। बात एक ही है, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज है, और जो बचेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा, ग्रॉस लॉस यहाँ नहीं रहेगा, ग्रॉस लॉस यहाँ रहेगा। पहली बात, अगर लॉस होगा तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा ना। और एक चीज़ मिसिंग है इसमें, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक भी होना चाहिए। ठीक,
और उसके नीचे जो बना हुआ है वो पीएल अकाउंट बना हुआ है। पीएल अकाउंट भी आपको बता देता हूँ मैं। जितनी चीज़ें बची जैसे सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे पीएल में आते हैं। पहली बात तो जो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आप देख पा रहे हैं ये उतरेगा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन करके, ठीक है, क्या उतरेगा, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन करके उतरेगा। अब जो आपका और भी जो इनकम है जैसे इंटरेस्ट वगैरह ये सब भी लिख दोगे आप। जो ऊपर इनकम हुई है सेल्स वो तो लिखी लिखी आपने, जो बची हुई इनकम है मतलब जो ऑपरेटिंग बची या नॉन ऑपरेटिंग बची सारी सारी इनकम रहेंगी यहाँ पे। एक्सपेंसेस में जो बाकी सारे एक्सपेंसेस बचे मतलब जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस को चलाने की जो भी एक्सपेंसेस हैं, ऊपर जो एक्सपेंसेस लिखे थे वो डायरेक्ट थे मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म को या प्लांट को चलाने में जो एक्सपेंसेस है वो ऊपर लिख चुके हो। लेकिन जो बचे हुए एक्सपेंस है एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है या फिर जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हैं वो सारे के सारे यहाँ पे रहेंगे। जैसे रेंट, रेट्स, टैक्सेस, सैलरीज, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, बैड डेट्स, सब कुछ यहाँ रहा। अब इन सबको प्लस करोगे, इन सबको प्लस करोगे, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर दोगे। अगर क्रेडिट वाला ज़्यादा है यहाँ पे नेट प्रॉफिट उधर के आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, बेसिक अकाउंट से ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेजर अकाउंट में। यहाँ वाला ज़्यादा है, यहाँ वाला कम है, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट उधर जाएगा क्योंकि ये बैलेंस करना होता है। अरे बात समझो ना, जैसे मान लो इनको प्लस करके आपका कितना आया, 800 रुपये आया, और इसको प्लस करके कितना आया, मान लो 700 रुपये आया, तो बराबर कैसे होंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना नेट प्रॉफिट 100 रुपीज़। 800 माइनस 700 करोगे तो 100 रुपीज़ आएगा, तो ये भी 800 हो गया और यहाँ वाला भी 800 हो गया, तो ये मैच करना चाहिए ना। अगर लॉस होगा तो इस साइड लिखोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Second question, which depreciation method assumes that the asset's value decreases by an equal amount each year until it reaches its salvage value? क्या लिखा हुआ है इसमें? कौन सा depreciation method ऐसा है जो ये assume करता है कि asset की value decrease हो रही है equal amount से जब तक वो salvage value मतलब जो उसकी कबाड़ की वैल्यू होती है तब तक ना पहुंच जाए, तब तक इक्वल अमाउंट हर साल आप एज अ डिप्रिसिएशन लगाते रहते हैं। इस मेथड को बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन। कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं स्ट्रेट लाइन? क्योंकि स्ट्रेट लाइन नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हर साल इक्वल लगना है, स्ट्रेट लाइन है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख की मशीन ली, 1,10,000 की आपने मशीन ली। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ 1,10,000। स्क्रैप वैल्यू मान लो 10,000 है और 10 साल में ये वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाएगी, स्क्रैप वैल्यू बच जाएगी 10,000। इसका मतलब है कि हर साल 10% ये डिप्रिशिएट हो रही है। 10 सालों में 1 लाख तक डिप्रिसिएशन पूरा लग जाएगा और बचेगा 10,000 स्क्रैप वैल्यू, तो हर साल 10% का डिप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है। तो 1 लाख में अगर 10% का आप डिप्रिसिएशन लगाओगे तो हर साल 10,000 का डिप्रिसिएशन लगता जा रहा है और 1 लाख पूरा डिप्रिसिएशन हो जा रहा है, फिर बची उसकी सैल्वेज वैल्यू सिर्फ। इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। अच्छा, बाकी मेथड्स की अगर बात करूं मैं, जैसे कि आपका डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो 1 लाख कॉस्ट है मशीन की और मान लो फॉर एग्जांपल हर साल 10% डिप्रिसिएशन लगना है। तो पहले साल जो डिप्रिसिएशन लगेगा वो तो 10,000 रुपये लगेगा, लेकिन जो वैल्यू बचेगी अब असेट की हमारे अकाउंट्स बुक में वो कितनी बचेगी, 1 लाख में से 10,000 माइनस कर दोगे 90,000 आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन लगेगा वो इस 90,000 में लगेगा, मतलब 90,000 का 10% निकालोगे तो आएगा 9,000। इसको बोलते हैं डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, क्योंकि आप हर साल डिप्रिसिएशन को डिक्लाइन करते जा रहे हो और बैलेंस भी डिक्लाइन होता जा रहा है। डिप्रिसिएशन सेम नहीं है हर साल, डिप्रिसिएशन भी डिक्लाइन कर रहा है विद योर बैलेंसेज, विद योर डिक्लाइनिंग बैलेंसेज योर डिप्रिसिएशन इज ऑल्सो गेटिंग रिड्यूस्ड ईच ईयर। इसे हम बोलते हैं डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। क्लियर है? यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डिप्रिसिएशन मेथड, इसको भी समझ लेते हैं ये क्या चीज़ है। इसका थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल है, पहले मैं पूरी स्लाइड रब कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ इसका। देखिए, जब मैं बात करता हूँ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन की, तो मान लो एक मशीनरी खरीदी गई अगेन 1 लाख रुपए की, लेकिन वो जो यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है मशीन वो फिक्स है कि वो हजार यूनिट्स ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस कर सकती है। इसका मतलब है कि एक गुड को प्रोड्यूस करने में 100 रुपये का खर्चा
हो रहा है, 100,000 से डिवाइड कर दोगे कि 100 रुपये आ जाएगा ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डिप्रिसिएशन जो आप लगाओगे वो डिपेंड करेगा कि कितने यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आप कर रहे हो। मान लो आपने 500 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पहले साल ही कर दिया, तो 1 लाख में से 50,000 का डिप्रिसिएशन तो पहले साल ही लग जाएगा। अरे भाई, एक यूनिट बनाने का 100 रुपये लग रहा है ना, तो भाई अगर 500 यूनिट बना रहे हो कितना लगेगा, 50,000 रुपये का डिप्रिसिएशन लग जाएगा ना पहले साल ही। अगर पहले साल सिर्फ 100 यूनिट बना रहे हो तो भाई उस हिसाब से लगेगा। अगर पूरे यूनिट्स मतलब 1000 के 1000 यूनिट्स लगा दे रहे हो, 1000 के 1000 यूनिट ही पहले साल में बना दे रहे हो, तो ये 1 लाख डिप्रिसिएशन पूरे पहले साल ही लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल मैथमेटिक्स है इसमें। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में आप टोटल यूनिट देख लेते हो कि इस मशीन से कितने यूनिट ऑफ प्रोडक्शन होने वाला है, और उसके अकॉर्डिंग जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं आप, उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिकली आपको डिप्रिसिएशन लगाना है। मैंने एग्जांपल बता दिया, ठीक है। यही 3 मेथड्स होते हैं, लेकिन आंसर इस केस में हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है, मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, एक और मेथड था इसमें, रेसिडुअल वैल्यू मेथड। इसमें क्या होता है, द रेसिडुअल वैल्यू मेथड इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड डिप्रिसिएशन मेथड। ये कोई मेथड है ही नहीं, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया था। ये ऐसा कोई भी मेथड नहीं होता है, लेकिन डी की बात मैंने की नहीं थी, मैंने बता दिया कि ये कोई भी मेथड नहीं होता है। पहले 3 मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, विच इज विच फाइनेंशियल मैट्रिक रिप्रेजेंट द रेसिडुअल प्रॉफिट जनरेटेड बाय द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया था, टोटल रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस अगर आप माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा आपके पास? क्या ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा? जी नहीं। क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचेगा? जी नहीं। क्या नेट प्रॉफिट बचेगा? जी हाँ। ग्रॉस प्रॉफिट तो ट्रेडिंग में आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है जब सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करोगे और सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करोगे। लेकिन जब सारे के सारे इनकम ले लोगे, ऑपरेटिंग भी नॉन ऑपरेटिंग भी, और एक्सपेंसेस में भी ऑपरेटिंग भी नॉन ऑपरेटिंग भी, तब अगर फाइनली आप निकालोगे अपना प्रॉफिट तो उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। यहाँ पे डिडक्शन हो रहा है ऑल एक्सपेंसेस का, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये पूरी बात हम कर चुके हैं तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचाननी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस एज ऑफ अ गिवन डेट। क्या प्रॉफिट लॉस आपको बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस दिखाता है किसी एक पर्टिकुलर डेट पे? तो जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, इसमें रॉन्ग टिक कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आपको पूरे साल भर में जितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो दिखाता है, ना कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, ना कि किसी एक गिवन डेट में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो आप एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हो, दैट शोज यू प्रॉफिट और लॉस फॉर द कंप्लीट अकाउंटिंग पीरियड, फॉर द कंप्लीट अकाउंटिंग ईयर। ये हो गया गलत स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस आर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस दैट अकर आउटसाइड ऑफ अ कंपनीज कोर बिजनेस ऑपरेशन। ये बिल्कुल सही है, इसका नाम ही नॉन ऑपरेटिंग रखा गया है, मतलब ये नॉर्मल ऑपरेशन से हटकर है, कोर बिजनेस से हटकर है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई असेट खरीदा था, बहुत पहले मशीनरी खरीदी थी, उसको आपने बेचा इस साल और उससे आपको कुछ प्रॉफिट मिल गया, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है आपकी। मशीनरी बेचना आपका काम थोड़ी है, ये तो आपको मिल गया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया। सिमिलरली आपको इंटरेस्ट रिसीव हो गया इन्वेस्टमेंट का, तो ये आपका कोर बिजनेस थोड़ी है इन्वेस्टमेंट करना, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई। एक्सपेंसेस, आपने मशीनरी बेच दी, आपको लॉस हो गया, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, क्योंकि ये आपका कोर बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। उसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। थर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट शोज अ नेट प्रॉफिट, गलत है। नेट प्रॉफिट तो आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस पूरा दिखाता है, ट्रेडिंग अकाउंट आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिखाता है। तो आपको इनकरेक्ट पहचानना था, तो पहला भी गलत है, थर्ड भी गलत है। तो सी देखो, सी है 1 एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये डिस्कशन हमने कर लिया, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ABC प्राइवेट लिमिटेड अर्न्स रेवेन्यू ऑफ ₹5 लाख एंड इट्स ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों ही साथ में दे रखे हैं, 1,50,000 और 68,000। ठीक है भाई,
टैक्स भी आपको दे रखा है, आपको निकालना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बड़ा इजी है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। कैलकुलेशन देखो फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। देखो यहाँ रेवेन्यू 5 लाख है भाई, एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं, प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो, जो बचा उसमें से टैक्स भी माइनस कर दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालोगे? 5 लाख रेवेन्यू था, बिल्कुल था। 1,50,000 आपके नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो आपने कर दिया भाई 1,50,000 माइनस। तो मैं आपको कैलकुलेशन करके भी दिखा देता हूँ, ऐसे कैलकुलेशन आप कर सकते हो, मैं कैलकुलेटर से करके आपको दिखा देता हूँ वरना टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे 5 लाख माइनस अगर मैं 1.5 लाख करूँ तो आएगा 3,50,000। अब आपके जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं अब वो भी माइनस करो, मतलब कि 68,000। तो आएगा आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ पे 2,82,000। ठीक है, तो वही किया जो मैंने आपको बताया था। यहाँ प्लस नहीं, यहाँ ब्रैकेट लगा देना, यहाँ ब्रैकेट मिसिंग है। ठीक है, दोनों माइनस करके आ गया 2,82,000। अब जब प्रॉफिट आ गया आपको निकालना है बस टैक्स रेट। अब टैक्स रेट दे रखा है 30%। तो भाई कुछ नहीं करना है, 2,82,000 का आप 30% निकाल लेना, जितना आएगा उसको 2,82,000 से माइनस कर देना, 2,82,000 से माइनस कर देना। यहाँ पे था 2,82,000 और आपने 30% जो है 2,82,000 का निकाल दिया, वो आ रहा है 84,600। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, माइनस कर दोगे तो 1,97,400 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। इजी क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको अगेन निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, आफ्टर टैक्स नहीं निकालना है, इसमें निकालना है बिफोर टैक्सेस। और आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, टोटल रेवेन्यू नहीं दे रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है? रेवेन्यू जो सेल्स करते हो ना, सेल्स लिख दो यहाँ पे, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके आता है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट आपका। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखा है, मतलब जो ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद जो पीएल में एक्सपेंस करते हो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दे रखा है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी दे रखी है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ असेट। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दे रखा है और एक और नॉन ऑपरेटिंग इनकम दे रखा है। और आपको निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब नेट प्रॉफिट निकालना है बिफोर टैक्सेस। बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। देखो सेल्स आपको दे रखी है 10 लाख, तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग पीएल बना दो तब भी काम चल जाएगा। मैं रफली आपको ट्रेडिंग पीएल बना के दिखाता हूँ कैसे करना है, आगे कैलकुलेशन करने में तो आप समझदार है ही। सेल्स देखो दे रखी है 10 लाख, तो भाई लिख दो सीधे सीधे यहाँ पे सेल्स 10 लाख। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद करो क्या लिखा है उसके बाद यहाँ पे COGS को लिख दो भाई यहाँ पे, कितना है ये? 5 लाख। भाई 5 लाख लिख दो यहाँ पे। तो इससे क्या आता है भाई? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है, तो मैं GP लिख देता हूँ 5 लाख। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं PL बनाते हैं, अब इसके नीचे बनाते हैं PL हम। ठीक है, ये है आपका PL। जब हम PL बनाएंगे, 1 मिनट पहले फॉर्मेट बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, PL में आ गया ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे, और आ गया भाई 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख दो यहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 2.5 लाख। भाई लिख दो 2.5 लाख, मेरे साथ करते चलो। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ असेट वो यहाँ पे रहेगा क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे लिख देना इनकम फ्रॉम सेल ऑफ असेट। कितना हो गया? 80,000, तो 80,000 यहाँ लिख दो। ठीक है, 5 लाख हो गया, 80,000 हो गया। लॉस बाय फायर कहाँ रहेगा भाई? डेबिट साइड में रहेगा। लॉस बाय फायर कितना हो गया? 20,000 हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट वो भी कहाँ रहेगा? यहाँ पे। भाई इंटरेस्ट हो गया कितना? 10,000। अब क्रेडिट साइड वाला प्लस कर दो, 5 लाख प्लस 80,000 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा? 5,90,000। इसमें तो आपको कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 5,90,000 हो गया भाई। ठीक है, राइटिंग को इग्नोर मारना, मैं टैब में लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, और डेबिट साइड वाले को प्लस करते हैं। 2,50,000 प्लस 20,000, 2,70,000 आ गया। अब दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा भाई सिंपल। 2,70,000 में अगर 20,000 प्लस करोगे तो 2,90,000 आ जाएगा, और 2,90,000 तक अगर 2 से आपको 5 पहुँचना है तो 3 लाख हो जाएगा।
3,20,000 आंसर होगा। आई होप आंसर है ये, हाँ है, ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर, करेक्ट है। कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं था, हवे में क्वेश्चन हो गया। खाली आपको हल्का सा पीएल बना के देखना है। और ये जो मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाया ये भी ज़रूरी नहीं था, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट आपको डायरेक्टली दे रखा था। मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बात समझ में आई कैसे करना है? इतना ईजी था, ठीक है। ये माइनस भी आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, मन में कर सकते हो, ठीक है। 3,20,000 आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ न्यूमेरिकल। ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000 दे रखी है, और इस साल जो हमने खरीदा है वो 80,000 का सामान खरीदा है। दोनों को प्लस करोगे, यही तो करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है ना, दोनों को प्लस तो करोगे ही। 50,000 प्लस 80,000 कितना हो जाएगा? 1,30,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर दो, तो 1,30,000 माइनस 30,000 कितना हो गया? 1,00,000 हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस करते हैं 1,10,000। ये भी मन में आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर यार। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बड़े सस्ते सस्ते क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आते भी हैं। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सीओजी समझ में आ गया ना आपको? क्या है? 10 बार बता दिया है, अरे बाबा 10 बार बता दिया है कि ट्रेडिंग अकाउंट है भाई। परचेजेस किया प्लस ओपनिंग किया प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस किया माइनस क्लोजिंग कर दिया, आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स को छोड़ के जो भी एक्सपेंसेस और जो भी क्लोजिंग स्टॉक था इनका एडजस्टमेंट किया, इनको प्लस माइनस किया, आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, ठीक है। और सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है। इसका आंसर है 1,10,000, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब आपको नेट प्रॉफिट निकालना है। फिर से वही क्वेश्चन है यार, अपने आप कर लेना। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ और आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। कैलकुलेशन इस बार मैं नहीं करूँगा। अच्छा ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी दे रखा है, लीगल एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ऑफिस सैलरीज दे रखी हैं, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेंट्री दे रखी है। अब आप मेरे को बताओ क्या चाहिए होगा इसमें आपको? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको चाहिए ही नहीं, क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालना है ना। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, जो कि डेबिट साइड में आ जाएगा। लीगल एक्सपेंसेस चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर देना लीगल एक्सपेंसेस, ऑफिस सैलरी माइनस कर देना, तो 9,000 माइनस हो जाएगा 50,000 में से। करके दिखाऊँ क्या? 50,000 में से माइनस 6,000 माइनस 9,000 कितना हो जाएगा? 41,000 हो जाएगा सिंपली। गेन भी हो रखा है भाई, गेन को तो प्लस करोगे, 51,000 आंसर आएगा इसमें। बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 9th, विच कंपोनेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी रिप्रेजेंट्स द पोर्शन ऑफ अ कंपनीज कैपिटल रेज थ्रू द इशुएंस ऑफ शेयर्स। ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन है। आई होप कि आपको इतनी क्लैरिटी आ गई है इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में, कि कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, भले वो न्यूमेरिकल ही क्यों ना हो, तो आराम से कर लोगे। ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सब कर ले जाओगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि शेयर होल्डर इक्विटी का, बैलेंस शीट में शेयर होल्डर इक्विटी नाम का एक हेड होता है। कह रहा है उसका कौन सा कंपोनेंट रिप्रेजेंट करता है कैपिटल जो आपने रेज किया है शेयर्स को इशू करके, तो उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। वेरी इजी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शेयर कैपिटल क्या होता है? वो कैपिटल जो कंपनी रेज करती है शेयर्स को इशू करके। रिजर्व एंड सरप्लस वो होती है जो रिटेन्ड अर्निंग होती है, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। पिछले साल बहुत सारे प्रॉफिट्स थे, बट कुछ डिविडेंड पे कर दिए, कुछ अपने पास रख लिए, वो हमारा रिजर्व में चला जाता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में चला जाता है। इसी को हम रिटेन्ड अर्निंग भी बोलते हैं, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस का ही एक अंदर हेडिंग होता है, रिटेन्ड अर्निंग भी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ये होती हैं वो लाइबिलिटीज जो एक साल से ज़्यादा आपकी जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो आपको एक साल से ज़्यादा टाइम तक पे करनी है, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटीज़ जो आपको एक साल के अंदर ही चुकानी है, वो ऑब्लिगेशंस जो आपको एक साल के अंदर चुकानी है, उसको बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। इक्विटी लाइबिलिटी में देखो शेयर होल्डर्स फंड लिखा हुआ है, शेयर होल्डर्स इक्विटी था ना क्वेश्चन में, वो यही लिखा हुआ था। इसके अंदर देखो शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, ठीक। अब आ गया आपका होमवर्क क्वेश्चन। वीडियो करोगे पॉज, क्वेश्चन पढ़ोगे अपने आप, ऑप्शन भी पढ़ना है अपने आप, फिर करना है आंसर। मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कि आपने सही किया था कि गलत किया था, ठीक। अब ऐसे ही आपको बहुत सारे अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो हमारे पास 3 कोर्सेज आपके लिए हैं। पहला है टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको सारे कंपोनेंट्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे। दूसरा है आपका टेस्ट सीरीज प्लस, जहां आपको स्पेशल कंपोनेंट्स के टेस्ट सीरीज मिलेगी। स्पेशल मतलब जो आपने यूपीएससी सीएससी की तैयारी में कंपोनेंट्स नहीं पढ़े हैं, इंडस्ट्रियल लेबर लॉज, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, ये सब यूपीएससी सीएससी का पार्ट जनरली नहीं होते हैं अनलेस यू हैव द ऑप्शनल ऑफ कॉमर्स। तो अगर आपको सिर्फ स्पेशल कंपोनेंट्स की टेस्ट सीरीज चाहिए तो यू शुड गो फॉर दी टेस्ट सीरीज प्लस।
अदरवाइज़ हमारे पास मास्टर कोर्स है, अगर आपको सारी वीडियो, सारे नोट्स, सारे समरी शीट, सारे क्विज़ेस करने हैं, सारे टेस्ट सीरीज चाहिए, सब चाहिए साथ में, मास्टर कोर्स इज़ देयर फॉर यू। ठीक है, सारी वीडियोज़ वगैरह सब है इसमें, शुरू से लेकर आखिरी तक सारी प्रिपरेशन आपको इसमें मिल जाएगी। तो बस अब आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना आपको वीडियो कैसी लगी, बता देना कैसी लगी, कितना मज़ा आया, और साथ में आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।